नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 2 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। यह आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो ब्रिक्स से रिलेटेड रहेगा। ये हिंदू में काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी आर्टिकल, लेकिन लास्ट टू लास्ट तक ये आ गया तो अच्छे है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है समग्र शिक्षा योजना। सरकार के द्वारा जो अभी समग्र शिक्षा योजना 2.0 लॉन्च किया गया है, उसके रिलेटेड हम इसको देखेंगे। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है ब्रिक्स से रिलेटेड। इसको जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में 9 सितंबर को ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये जो शिखर सम्मेलन 13वां शिखर सम्मेलन होगा, ये डिजिटली वे में होगा, डिजिटली स्वरूप में होगा। इसका अध्यक्षता भारत करेगा। भारत इसके इस साल मतलब 2021 से पहले भी 2 बार कर चुका है। 2012 में और 2016 में इसका अध्यक्षता भारत संभाल चुका है। अब हम ब्रिक्स के बारे में देखते हैं, ब्रिक्स की मेंबर कंट्री। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिक्स का जो मेंबर कंट्री है, ये 5 ब्रिक्स का मेंबर कंट्री है। देखिए बी से ब्राज़ील, ये ब्राज़ील यहाँ पे हो जाता है, इस मैप में देख लीजिएगा। आर से रसिया, रूस यहाँ पे हो जाता है, ये है। उसके बाद आई से इंडिया, इंडिया ये रहा अपना प्यारा भारत, इंडिया। उसके बाद सी से चाइना, चाइना इंडिया के ऊपर, चाइना यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चाइना हो गया। और एस से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये अफ्रीकन कंट्री हो जाता है, साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में ये इन्होंने जुड़ा है, साउथ अफ्रीका बाद में ब्रिक्स का सदस्य बने हैं। अब देखिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दुनिया का जो आबादी है 42% आबादी इसी ब्रिक्स के सदस्य देशों से है। दुनिया में जितने भी क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र जो है 30% भूमि क्षेत्र इन्हीं मेंबर कंट्री के हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है ये ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इसलिए ये इंपॉर्टेंट इतना हो जाता है। अब सवाल उठती है, क्या ब्रिक्स के समूह जो है इसके अंदर चुनौतियाँ क्या हमें देखने के लिए मिलता है? तो देखिए ब्रिक्स जो है इसकी संगठन की उद्देश्य ये थी कि एक जगह आके हम संगठित होके यहाँ पे काम किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी के जो वर्तमान समय में है, वर्तमान समय में ब्रिक्स में चुनौतियों देखने के लिए हमें मिलता है। पहला चुनौती ये है कि भू राजनीति। भू राजनीति अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। भू राजनीति आप ये देखेंगे कि देखिए ब्रिक्स का जो संगठन बनाया गया था उसका एक ही मकसद ये था कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डोमिनेंट है वर्ल्ड में, अमेरिका को जो सुपर पावर बन के आ रहा है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना, चुनौती देना। लेकिन वर्तमान समय में ये चीज़ें चेंज हो चुका है, बदलाव आ चुकी है। भारत देख सकते हैं, भारत अमेरिका के नज़दीक ज़्यादा दिख रहा है और रूस और चाइना एक तरफ नज़दीक ज़्यादा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भू राजनीति चेंज हुआ है, तो ये चुनौतियाँ हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 2020 में भारत और चीन के संबंध में भी टकराव देखने के लिए हमें मिला था लद्दाख के रीजन में, जहाँ पे दोनों सेना आपस में भिड़ चुकी थी। तो इन रीजन में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के बीच में आंतरिक चुनौतियां देखने के लिए मिलता है। सदस्य देशों के जो पर्याप्त अपर्याप्त व्यापार जो केंद्रित है, आप देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में जितने सदस्य देश हैं उसमें जो व्यापार केंद्रित है वो चाइना की तरफ है। चाइना की तरफ एक तरफ से केंद्रित होते जा रहा है। यहाँ पे क्या जताया जाता है कि सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी वर्तमान समय जो है इसमें चाइना की तरफ व्यापार क्या होते जा रहा है, केंद्रित होते जा रहा है। केंद्रित होते जा रहे से ये होता है कि जितने सदस्य देश है कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो इनके सप्लाई चेन है इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। और ब्रिक्स देशों जो है उनके अपने एजेंडेज है, ठीक। उनका एजेंडा जो था कि साउदर्न, हम आगे देखेंगे कि साउदर्न जो पॉल है, ठीक है, साउथ तरफ का जो है कंट्री ग्लोब में जो साउथ में मतलब नीचे की तरफ जो डेवलप नहीं है, अविकसित देश है, उसको ऊपर लाना, उसको डेवलप करना। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। इसके लिए जो सहयोग है वो अपर्याप्त है। जितना सहयोग होना चाहिए ये सहयोग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। अब सवाल उठता है, क्या इस ग्रुप में सिर्फ चुनौतियाँ हैं, सफलता नहीं है? तो सफलता भी है, इन्होंने अपना सफलता भी प्राप्त किया है। देखिए ग्लोब का जो नॉर्दर्न और साउदर्न मतलब जो डेवलप कंट्री है, जैसे ऊपर का जो हो गया फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये कंट्री के बीच में, और नीचे का जो कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, अफ्रीकन महाद्वीप देश के अंदर, तो उनके बीचों में एक सेतु की तरह ये काम करेंगे। इन्होंने एक सेतु की तरह काम किया है।
ठीक है, दोनों के बीच में। उसके बाद ये दुनिया में बहुध्रुवीयता मतलब समझिए, बहुध्रुवीयता का मतलब क्या हुआ। ये देखिए पूरा वर्ल्ड है, इसमें कोई एक पावर नहीं है जो पूरा सुपर पावर तक की तरह काम करेगा, अपने तरफ खींच के रखेगा। इसमें बहुत ध्रुवीय होना चाहिए, पावर बंटना चाहिए, पावर किसी एक के पास केंद्रित नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप देखिए, आप क्लास में मॉनिटर है, ठीक है, आपके क्लास में आप ही सिर्फ जो बोलोगे वही होगा, ये तो बहुध्रुवीय हो गया ना। ये क्या हो गया, एक तरफ, बहुध्रुवीय नहीं हुआ, ये एक ही तरफ एकत्रित है, आप ही के पास पावर है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहते हैं कि क्लास के अंदर सभी के पास पावर हो, लड़की के पास भी हो, लड़के का पास भी हो, मॉनिटर आप हो तो आपकी भी पावर होना चाहिए, तो सभी का पावर होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे इनको बनाने के लिए बहुध्रुवीय था। तो कहीं ना कहीं इसमें, और खासकर हमने पहले ही बताया कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसके खिलाफ इसको बनाने की कोशिश की गई थी, इसलिए बहुध्रुवीय होना चाहिए। उसके बाद वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे जो है, इनकी जो श्रृंखला है इनमें भी विस्तार हुआ था, ठीक है। और इन जो मुद्दे हैं, इन मुद्दे को सामने आके सभी ने टेकल किया, और सभी जैसे जिस तरह से आप देख सकते हैं व्यापार में, जलवायु परिवर्तन में, ये जो ब्रिक्स, जितने भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, इन्होंने सामने आके इन पे काम किया है। उसके साथ साथ इन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी स्थापना किया। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करती है, ये सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने में, मतलब आप आधारभूत जो संरचना है उसको डेवलपमेंट करने में ये लोन प्रोवाइड करती है। कौन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद ये वित्तीय स्थिति का एक जाल भी तैयार करता है। वित्तीय स्थिरता मतलब हो गया कि जिस तरह से आप देखेंगे कि 1991 में भारत में क्या हुआ था, भुगतान असंतुलन हो गया था। भुगतान असंतुलन मतलब कि कहीं ना कहीं विदेशी जो हमारा मुद्रा भंडार था वो कम हो चुका था, और आयात तो हमें चाहिए, तो उसके लिए तो विदेशी मुद्रा चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए, ऐसे समस्या सदस्य देशों के पास ना हो, उसके लिए हमने आरक्षित व्यवस्था को विकसित किया। इसके माध्यम से एक क्या किया जाए, सदस्य देशों के बीच में वित्तीय स्थिरता की एक जाल तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से ये देश अपने आप को सिक्योर फील करेंगे कि नहीं, इनके बीच में जो हमारा जो भुगतान संतुलन है या कोई भी चीज़ें होती है और स्थिरता होती है, उनको स्थिरता प्रदान किए, और साथ में हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े। उसके बाद है, इन्होंने हाल ही में वर्चुअल सेंटर बनाया है, जिसमें वैश्विक अनुसंधान और विकास वर्चुअल सेंटर के रूप में यहाँ पे इमर्ज होके आता था। जो विदेश मंत्री है हमारा जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर, इन्होंने एक दिया था कि अब जो है ब्रिक्स वो एक एडल्ट हो चुका है, मतलब एक बूढ़ा हो चुका है, वयस्क हो चुका है अब इसकी ग्रोथ के लिए। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं, ये तो अभी उभरता हुआ किशोरी है, मतलब ये अभी जन्म ही ले रहा है, आगे इनका बहुत ज़्यादा मकसद है, बहुत ज़्यादा पूरा किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मर्ज हो गई आई है, इनके बीच में चुनौतियाँ, और इन्होंने सफलता भी प्राप्त किया है बहुराष्ट्रीय करने के साथ। अब बात आती है कि अब किसके पास अध्यक्षता है, अब तो भारत के पास अध्यक्षता है। तो भारत के पास अध्यक्षता है, तो भारत को इमीडिएटली रूप से, ठीक है, तात्कालिक रूप से क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, किन चीज़ों को। तो 4 चीज़ों के प्राथमिकता का मूल्यांकन किया जाता है, इन 4 चीज़ों को रेखांकित किया जा सकता है। पहला चीज ये है कि जितने भी वैश्विक ग्रुप है, ठीक है, वैश्विक जो ग्रुप है उसमें क्या होना चाहिए, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार होना चाहिए। बहुपक्षीय संस्थान मतलब 2 या 2 से अधिक देश एक जगह मिले और जिनका मकसद एक ही हो, एक ही चीज के लिए जो काम करे, उसमें सुधार करना। बहुपक्षीय का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र देख सकते हैं, विश्व बैंक, IMF, विश्व व्यापार, WTO, WHO, ये सारे क्या हो गए, आपके बहुपक्षीय संस्थान हो गए। इन बहुपक्षीय संस्थानों में क्या हो, सुधार हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से बनाया जाए। आपने देखा होगा कि अमेरिका इन जितने भी संगठन है, बहुपक्षीय जो संस्था है, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को डोमिनेंट स्थापित करता है। अब बात अलग है कि अब चाइना भी इस पे दबाव डाल रहा है, चाइना भी इस पे प्रेशर बना रही है, लेकिन इनकी क्या होनी चाहिए, इनकी मकसद क्या होना चाहिए कि बहुपक्षीय जो संस्थान है उनमें सुधार हो और लोकतांत्रिक रूप से हो, क्योंकि यहाँ पे हर सदस्य देशों का वैल्यू बढ़ना चाहिए। उसके बाद है कि इन सदस्य देशों को और क्या करने की जरूरत है, इसके साथ साथ आपको आतंकवाद से रिलेटेड जो मुकाबला करना चाहिए, कि जिस तरह से आपने देखा है कि अफगानिस्तान में अभी इशू आया है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सदस्य देशों, जो ब्रिक्स के सदस्य देश है, उसमें चाइना आता है, चीन ने क्या किया था कि तालिबान से पहले
अफगानिस्तान में कब्जा करने से पहले इनके विदेश मंत्री इनसे बात करना स्टार्ट कर दिए थे। अब बात करना विदेश मंत्री स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद जब इनकी कब्जा हुई तो इन्होंने मान्यता भी प्रदान कर दिया। तो इस चीज़ों पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जताया जाता है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साथ आना चाहिए। जो आतंकवाद होता है, आतंकवाद क्या करता है, वित्तीय पोषण करता है और इंटरनेट का भी दुरुपयोग करता है अपने हितों में। अपने हितों को साधने के लिए ये इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं। तो इन इंटरनेट का यूज़ करने के लिए इनको एक ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स प्लान तैयार करना चाहिए। इन टास्क प्लान के तहत ये इनके मिलके किसका मुकाबला करे, आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करे। आतंकवाद के खिलाफ एक समूह बना के एक साथ आके इनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व में ये सबसे बड़ी चुनौतियां बनते आ रही है। और जिस तरह से तालिबान अब इमर्ज होके आई है, तो दूसरी जगह का जो आतंकवादी संगठन है उनका भी मोटिवेशन लेवल अब बढ़ेगा, उनका भी मनोबल बढ़ चुका है, तो वो भी अब एक्टिविटी करना चालू कर देंगे। तो इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि ब्रिक्स को भी इसमें अब ब्रिक्स को क्या करना चाहिए, एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान तैयार करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए टारगेट है 2030। इनको पूरा करने के लिए सभी देशों को मिलकर तकनीकी रूप से और डिजिटलीकरण के रूप इनका माध्यम से इसकी माध्यम को बढ़ावा देना चाहिए तकनीकी और डिजिटलीकरण से, जिससे कि हम जो इनका टारगेट है, जो लक्ष्य रखा गया है सतत विकास लक्ष्य 2030, उसको पूरा करने में पूरे सदस्य देश जो है, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ये इनमें आगे आए। उसके बाद है ब्रिक्स के देशों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, पीपल टू पीपल सहयोग बने। लेकिन अभी कोरोना के टाइम है, सभी थर्ड वेव भी आने वाला है, तो सब चाहते हैं कि इनसे दूर हम जाए। इनसे दूर जाने के लिए आपको हो सकता है कि आप इस पे ना करें, लेकिन आप डिजिटली माध्यम से और तकनीकी रूप से इस पे विकास करें, जिससे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो सके। अब बात उठता है निष्कर्ष। राइटर निष्कर्ष में बताते हैं ये जो विचार है, ब्रिक्स का जो विचार था, ये विचार बहुत अच्छा था, जिसमें आप 4 महाद्वीपों को लाए और 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिनकी साझा हितों को एक जगह रखा जाए और एक जगह करके इसके विकास किया जाए। लेकिन अब ये टाइम आगे बढ़ चुकी है। अभी का जो भू राजनीति है, ये भू राजनीति बदल चुका है। पहले क्या था कि काउंटर किया जाता था अमेरिका को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब चाइना को भी काउंटर करने के लिए बहुत सारे सदस्य देश बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं क्वाड का निर्माण हुआ है, ये किस तरह से है कि अब चाइना की काउंटर, तो जिस तरह से चाइना का व्यापार एक देख सकते हैं कि व्यापार अपनी तरफ झुकना, सभी देश एक अलग थलग मानते हैं। इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इनमें कहीं ना कहीं भू राजनीति चेंज हुआ है, इन भू राजनीति को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इनको प्रयास करना चाहिए कि अपनी सरकार की बढ़ती हुई राजनीति और निवेश को बढ़ाया जाए, और इनकी जो भी उद्देश्य है और सामूहिक रूप से तनाव को दूर करना, इनके बीच में जो तनाव होते हैं, सदस्य देशों के बीच में तनाव ना हो, जैसे भारत और चीन के बीच में तनाव हो जाता है, इन चीज़ों को ख़त्म करके और ब्रिक्स को सामने लाना, और ब्रिक्स को जो उनकी मकसद है उसको मकसद करने में सभी को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। देखते हैं हम दूसरा आर्टिकल जो है समग्र शिक्षा योजना से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 2 के शिक्षा से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में सरकार के द्वारा 2000 आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति का बैठक हुई थी। इस बैठक में ये योजना की भी मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक स्कूली शिक्षा के जो कार्यक्रम है उसमें समग्र शिक्षा अभियान 2000 समग्र शिक्षा योजना 2.0 इसको लागू किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो सतत विकास लक्ष्य है उसको पूरा करना, और न्यू शिक्षा जो नीति है, इनके जो एजेंडे हैं इनको अपग्रेड करना, इनको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें किया गया है, क्या लक्ष्य बनाया गया है। इनमें लक्ष्य बनाने के लिए सबसे चीज़ें ये किया गया है कि एक शिक्षा जो हो कौशल विकास शिक्षा हो। कौशल विकास शिक्षा के साथ साथ बच्चे की क्या होने चाहिए, शारीरिक मतलब फिजिकली भी वो वेल हो, सामाजिक रूप से भी ऐसा हो कि एबल हो कि सामाजिक रूप से भी वो समाज में अपने आप को साबित कर जाए। ऐसा नहीं कि 10 आदमी के बीच में आपको बोलना है, 10 लोगों के बीच में, या फिर कहीं पे स्पीच करना है, तो बच्चे स्पीच नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो छुपते हैं, डरते हैं लोगों के सामने बोलने से। तो ऐसा भी चीज़ें, उनकी भावनात्मक विकास करना चाहिए, मानसिकता को संभालना चाहिए, इन पे भी काम करने चाहिए। जैसे दिल्ली में हैप्पीनेस क्लास चलता है, उस तरह से सामने लाने के लिए सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। अब ये इस योजना का केंद्रीकृत क्या किया गया है, केंद्रीकृत ये क्या क्या है, पहुंच और प्राधिकरण हो। इसमें इस योजना के तहत सभी को पहुंच हो, ऐसा नहीं है किसी एक ही पक्ष को पहुंच होना चाहिए। इसमें बात की जा रही है कि सभी को पहुंच होने की ज़रूरत है। इन सभी की पहुंच में क्या है कि आपके जो जितने भी
गरीब है, मान लेते हैं कि गरीब लोग हैं जिनके पास शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, जो अभी भी शिक्षा से अछूता है, उन तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। उसके बाद है नींव को मजबूत करना। नींव को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या किया है, प्री स्कूल को भी अब मंजूरी देना स्टार्ट कर दिया है। न्यू एजुकेशन नीति के तहत, नया शिक्षा नीति के तहत इन्होंने प्री जो स्कूल है उस पर भी मजबूती प्रदान किया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षा पे भी मजबूती प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद है समावेशी होना चाहिए। समावेशी होना चाहिए मतलब कि ऐसा शिक्षा होना चाहिए कि जो फ्यूचर में आने वाला भविष्य है वो भी इसका लाभ उठा सके। उसके बाद गुणवत्ता और मानक होना चाहिए। गुणवत्ता का एक मानक स्केल तैयार करना चाहिए, जिस स्केल को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, डे टू डे लाइफ में आपको इसको जोड़ने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। और इस स्केल पे देखना चाहिए कि ये स्कूल, ये ज़िला इस पैरामीटर पे कितना मीटर पे खड़ा उतर पाता है कि नहीं उतर पाता है। उसके बाद है कि समग्र जो पाठ्यक्रम है और शिक्षा है उनको एक व्यवहारात्मक रूप से इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। जो वर्तमान की शिक्षा है, बाजार की मांग है, बाजार के मांग के अनुसार से शिक्षा होना चाहिए, ना कि ऐसा शिक्षा जो बाजार के मांग को पूरा ना कर सके। अभी के समय में बेरोजगारी जो दर बढ़ा है, कहीं ना कहीं हमें यही देखने के लिए मिलता है कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं, मास्टर भी कर लेते हैं, लेकिन वो बाजार की जो शिक्षा है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं 10,000 15,000 की नौकरी के लिए तरसते हैं कि हमें मिल जाए। तो ये रोजगारी दर अभी के टाइम में बहुत देखने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित नहीं है वही बेरोजगार है, जो शिक्षित है वो भी बेरोजगार है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, चाहिए पाठ्यक्रम में सुधार लाने की ज़रूरत है, आकलन की सुधार की ज़रूरत है, हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब जैसे है कि बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चे की जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, आपको साथ में लेके चलना चाहिए। प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना चाहिए। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उस टेक्नोलॉजी को एकीकृत करके बच्चे को भी इस टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना हमें चाहिए। उसके बाद है इसकी कुछ विशेषता बताई जाती है। समग्र शिक्षा 2.0 की कुछ विशेषता है। इस विशेषता के अंदर पहला जो विशेषता वो व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए। अब व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है, मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ों की ज़रूरत है, मान लीजिए कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, अब कोई रोबोट है, उस रोबोट की ठीक करने की ज़रूरत है। मान लीजिए वो रोबोट ख़राब हो गया, उसको ठीक करना है, या फिर मोबाइल ठीक होती है, मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। तो बच्चे को इस चीज़ों में इंटरेस्ट लाना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली रूप से इन कामों को करें। तो व्यावसायिक रूप से जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उसके बाद है प्री स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, वर्कशॉप बनाना, लेबोरेटरी बनाना, जिसमें लेबोरेटरी क्लास बनाना, जिसमें बच्चे क्या करें कि स्कूल में ही प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि एक थ्योरी नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो थ्योरी है हम थ्योरी पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने आता है, अब एक हमने पूरा चीज़ें कर लिया कि मोबाइल कैसे बनाते हैं, या फिर आपने तैरना सीख लिया, मैंने आपको समझा दिया कि तैरना ऐसे है, पानी में जाओगे, हाथ ऐसे ऐसे करोगे लेफ्ट राइट की तरफ, अपने बॉडी को, सांस को रोक के रखोगे, सारा चीज़ें। लेकिन और आपको क्या किया जाए, नदी के सामने ले जाके धक्का मार दिया जाए, तो क्या आप तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे, क्योंकि आपके पास अभी थ्योरी नॉलेज है, आपके पास थ्योरी नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, जिस कारण से आप तैर नहीं पाते। उसके बाद है कि 8वीं से लेकर 10वीं तक के जो बच्चे हैं, ये क्या, इनकी स्कूल थोड़ी सी दूरी होती है स्कूल के बीच में। स्कूल के बीच में दूरी होने के कारण ये स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, परिवहन देना चाहिए बच्चे को जाने के लिए। सरकार इसमें परिवहन देने की बात की जा रही है। उसके बाद है कि 16 से लेकर 19 साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ओपन शिक्षा प्रणाली को भी विकसित किया गया है, जिससे कि बच्चे आकर्षित हो। मान लीजिए किसी की स्थिति है कि 19 साल या 20 साल के बाद उनको जॉब करना ही पड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर भी ओपन स्कूल की जो प्रावधान रहेगा, तो ये बच्चे घर पे ही पढ़ सकते हैं, काम के साथ साथ ये पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए भी बच्चे आकर्षित होंगे। उसके बाद है निरूपण भारत मिशन जो है, उसके साथ समाज शिक्षा, खेल कूद, इनके साथ साथ सभी को प्री स्कूल के स्तर पे मौलिक जो साक्षरता को बढ़ाने के लिए और संख्यात्मक रूप से बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत है। बच्चे को प्रैक्टिकली रूप से, जैसे मैंगो है तो मैंगो का एक कार्टून रूप से होना चाहिए कि बच्चे को दिखाया जाए कि ये मैंगो है, जिससे कि बच्चे समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है, इनमें ये किया गया है कि अब बढ़ा दिया गया है इनकी राशि। अब इसको शिक्षा 12 क्लास तक कर दिया गया है, पहले ये 10 तक रहती थी, अब इसको 12 क्लास तक किया जाएगा, जिससे क्या होगी, बालिका अपने आवास मिल जाएगा बालिका को रहने के लिए, पढ़ने के लिए। और इसमें क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए चीज़ों को इमर्ज किया जाएगा और यहाँ पे फंडिंग ज़्यादा की जाएगी, वित्तीय फंडिंग ज़्यादा किया जाएगा सरकार के द्वारा, ये करने का
लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है कि विकलांग लड़कियों के लिए 12 क्लास तक, प्री स्कूल से लेकर 12 क्लास तक विकलांग लड़कियों के लिए एक तरह से अलग से सहायता राशि प्रदान करना, जिससे कि ये धन मिले और ये अपनी समस्या को यहाँ पे दूर कर पाए। उसके बाद है विशेष तरह से शिक्षकों के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के लिए प्रावधान ये किया गया है कि शिक्षकों को पहचान करना और उनको परीक्षण देना, ब्लॉक स्तरीय शिविर लगाना, विकलांग बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाएंगे उसके लिए उनको परीक्षण करना, उसको ट्रेन करना। उसके बाद है टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रहा है, तो बच्चे को टेक्नोलॉजी के साथ आप किस तरह से नॉलेज दे सकते हैं, इसके लिए ब्लॉक स्तर पे शिक्षकों को पहचान किया जाएगा और उनको परीक्षण दिया जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पे खेलो इंडिया। ये सबसे अच्छी काम की गई है सरकार के द्वारा कि खेलो इंडिया के तहत 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 पदक जो खेलो इंडिया के तहत जो स्कूल में आएगा, उस स्कूल को एक प्रोत्साहन राशि के तहत 25,000 रुपया दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन आएगी, प्रतिस्पर्धा जगेगी कि हमारा भी बच्चे दो क्या लेके आए, पदक लेके आए, जिससे कि स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो सके। इस चीज़ों के लिए काम करना। उसके बाद है स्कूल प्रबंधन समिति बनाना। अब स्कूल प्रबंधन समिति बनाने के लिए सदस्यों को लिए किसको सदस्य बनाना चाहिए? माता पिता, टीचर को स्कूल में। तो इसमें क्या होगा कि स्कूल के टीचर और बच्चे के पेरेंट्स दोनों मिल के एक प्रबंधन बनाएंगे। तो इनको क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को अलग नहीं रखते हैं, इनकी पेरेंट्स को मिला के, इनकी प्रतिनिधित्व जो करेंगे उनको मिला के आपको काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि समकालीन से सेवाकालीन में जो चीज़ें होनी चाहिए, आप इन जो मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, ठीक है, और या भी कोई पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये होना चाहिए, परीक्षण दिया जाना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने आप को पेश करना है, स्कूल से किस तरह से डिमांड रखने हैं। इन चीज़ों की ये विशेषता इसमें किया गया है। अब विशेषता के साथ साथ राइटर के द्वारा निष्कर्ष दिया जाता है कि जो समग्र शिक्षा है उसकी जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए न्याय संगत होना चाहिए और आनंदमय होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी ही ऐसा चीज़ है जिसके राहत से आपके अंदर यदि शिक्षा आता है, एजुकेशन आता है, फिर जाके आप विकास कर पाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही विकास कर पाएंगे, महिला की विकास कर पाएंगे शिक्षा के माध्यम से, दलितों का, नॉर्मल जो हमारे समाज में पीछे रह चुके हैं उनकी विकास के लिए शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। तो शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। और सरकार ने जिस तरह से अपना मकसद, नया एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा योजना इनको लाई है, उसको न्याय संगत रूप से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपको योजना को इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे योजना अच्छी होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट यदि अच्छे से नहीं होता तो ये योजना कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले बुधा IAS चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल से आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपको कल से मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल की डिस्कशन से मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा और उसके लिए टेलीग्राम चैनल में बना दूंगा, जहां पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे का क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव रहेगा। आप बुधा IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से प्रीलिम्स एमसीक्यू का ऐसे वीडियो हो सकता है कि जाए। तो 7 बजे के आसपास ये वीडियो अभी अपलोड होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।